अमिताभ कांत ने कहा है कि हमें कोर्ट मैनेजमेंट में स्पेशली फॉर इंसॉल्वेंसी जरूरी है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को लाएं ताकि यहां जो डिलेज देखे जा रहे हैं इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए वो कम हो जाए। आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इंसॉल्वेंसी है क्या, इंडिया में इसको कैसे एड्रेस किया जाता है और क्या इश्यूज आ रहे हैं कि यहां पर सजेशन दिया जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एंड इट्स कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, और कौन से इश्यूज आ रहे हैं जिससे हम एड्रेस करवाना चाहते हैं प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू। ऐसी और भी वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्ट रिलेटेड इश्यूज को समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज ऑफ चहल एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं और साथ ही साथ G20 में इंडिया से शेरपा हैं, उन्होंने स्ट्रेस किया है कि इस वक्त रिक्वायरमेंट है कि जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के केसेस हैं या क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का जो फ्रेमवर्क है उसमें चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि इंडिया जो है और इंडियन कंपनीज जो हैं इंडियन ग्लोबल वैल्यू चेन में एंटर कर रही है, ग्लोबल वैल्यू चेन सप्लाई सिस्टम्स में एंटर कर रही है। इसलिए जरूरत है कि हम जो ये इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के इश्यूज का रेजोल्यूशन है और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर की फोकस क्या है और ये न्यूज में क्यों आया, तो ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने यहां पे इवेंट करवाया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एनुअल मीट। वहां पे अमिताभ कांत ने इस चीज को एड्रेस किया बोलते हुए कि हमें जरूरत है सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स की ताकि हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 को बेहतर कर सके। इस क्लास में हम इसके बारे में तो समझेंगे ही, साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि इसको जरूरत है कि आउटसोर्स किया जाए जो इंसॉल्वेंसी कोर्ट के मैनेजमेंट को और वो प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए ताकि डिलेज जो है वो कम हो सके और जो क्रेडिट रिकवरी है वो यहां पर बढ़ सके। उन्होंने साथ ही साथ ये भी मेंशन किया कि गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी इस प्रोसेस में है कि वो अमेंडमेंट्स लाए, चेंजेस लाए इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में। जो आखिरी बार चेंजेस देखे गए थे वो 2021 में देखे गए थे, कुछ अमेंडमेंट्स आए थे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में 2016 के बाद 2021 में आए थे और फर्दर इसके रिव्यू चल रहे हैं ताकि जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं उनको क्लैरिफाई किया जाए और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क को भी बेहतर किया जाए। यहां पर इंसॉल्वेंसी जो इश्यू एग्जिस्ट करता है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए भी फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन किया जाए। यहां पे जरूरी है कि हम समझें कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का क्या मतलब है। इंसॉल्वेंसी की अगर हम बात करें तो इंसॉल्वेंसी बेसिकली एक फाइनेंशियल स्टेट है जो इसमें एक इंडिविजुअल या बिजनेस जो है वो अपनी डेट पेमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जबकि अगर हम बैंकरप्सी की बात करें तो बैंकरप्सी एक लीगल प्रोसीजर है जहां पर ये क्लियर हो जाता है, एक लीगल स्टेट है जहां पे क्लियर हो जाता है कि वो इंडिविजुअल या जो बिजनेस है वो केपेबल ही नहीं है अपने डेट को लौटाने के और इसके लिए फर्दर प्रोसीडिंग्स की जाती है। तो आई होप यहां पर आप इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के बारे में क्लियर हो गए होंगे। अब हम समझते हैं कि क्या की हाइलाइट्स है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो 2016 में लाया गया और ये एग्जैक्टली क्या करना चाहता है, कैसे हेल्प कर सकता है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के रेजोल्यूशन को। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क देता है जिससे बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी जो कंपनीज की है या इंडिविजुअल्स की है या पार्टनरशिप्स की है वो टाइम बाउंड मैनर में रिजॉल्व हो जाए। इसमें अमेंडमेंट्स लाए गए थे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला 2021 में, और इसमें चेंजेस लाए गए थे ताकि और बेहतर हो सके। यहां पर जो चेंजेस लाए गए थे, अमेंडमेंट दिया गया था, उसमें एक एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क की बात गई थी जिसमें कॉर्पोरेट पर्संस को क्लासिफाई किया गया था एज MSMEs अंडर द कोड।
और यहां पर जो पूरा ऑब्जेक्टिव है इस कोड का, वो इंश्योर करना है कि एक फास्टर तरीके से, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से और वैल्यू मैक्सिमाइजिंग आउटकम निकल सके जो भी स्टेक होल्डर्स, डेट होल्डर्स इस पूरे रेजोल्यूशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इस पूरे रेजोल्यूशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब हम आगे बात करते हैं कि आईबीसी प्रोसीड कैसे करता है, इसकी प्रोसीडिंग कैसे वर्क करती है। आपको ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आप ये समझ सके कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स की इनकमिंग की बात करी जा रही है। अब हम बात करते हैं आईबीसी प्रोसीडिंग्स के बारे में। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की प्रोसीडिंग्स की अगर बात की जाए तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है ये एज अ रेगुलेटरी बॉडी सर्व करता है। ये क्या है, ये यहां पर एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को देखती है, ओवरसी करती है, रेगुलेट करती है इंडिया में। आईपीबीआई के जो चेयरपर्सन है उसके अलावा 3 होल टाइम मेंबर्स हैं जो यहां पर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और वो एक्सपर्ट्स होते हैं फाइनेंस, लॉ एंड इंसॉल्वेंसी की फील्ड में। इसके अलावा इनके पास एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये प्रोसीडिंग्स जो है वो एडजुकेट कैसे होती हैं, तो यहां पर 2 हमारे पास विंग्स हैं। सबसे पहले है नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, जिसके बारे में अक्सर सुना है। वो प्रोसीडिंग्स देखता है कंपनीज के लिए, और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो हैंडल करता है प्रोसीडिंग्स इंडिविजुअल के लिए। कोर्ट जो है यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहां पर जो भी रेजोल्यूशन प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है, जब बैंकरप्सी डिक्लेयर किया जाता है और वहां से प्रोसीडिंग्स का, रेजोल्यूशन प्रोसेस का स्टार्टिंग होता है, तो वहां पे अप्रूवल जो है वो कोर्ट से आता है, अपॉइंटिंग प्रोफेशनल, और साथ ही साथ फाइनल डिसीजन जो क्रेडिटर का होता है, जिन लोगों ने क्रेडिट दिया है उनका होता है, वो यहीं से मेजरली प्ले आउट होता है। तो कोर्ट्स का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब प्रोसीजर क्या है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का, हम बात करें इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मिलता है इस कोड के अंतर्गत, बट वो कैसे मिलता है। तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो है सबसे पहले स्टार्ट होता है, और उसे स्टार्ट कर सकता है या तो डेटर जिसने डेट लिया है, या तो फिर क्रेडिटर जिसने डेट दिया है। जिसने पैसे लिए हैं वो भी स्टार्ट कर सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, या जिसने पैसे दिए हैं वो भी स्टार्ट कर सकता है जब डिफॉल्ट हो जाए। अब जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं वो मैनेज करेंगे इस पूरे प्रोसेस को और प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उन लोगों को जिन लोगों ने पैसा दिया है। यहां पर हम उन्हें क्रेडिटर्स कह रहे हैं। तो द पीपल हु विल बी गिविंग मनी विल बी नोन एज क्रेडिटर्स। और यहां पर पूरा प्रोसेस जो है डेटर के एसेट मैनेजमेंट का, जिसने पैसे लिए हैं उसके एसेट मैनेजमेंट का, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ही देखेंगे। 180 डे पीरियड जो है वो प्रोहिबिट करता है कोई भी लीगल एक्शन जिस बंदे ने पैसे लिए हैं उसके प्रति ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस। कोई भी जो रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है उसमें 180 डे पीरियड जो है वो प्रोहिबिट करता है कि कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा डेटर के अगेंस्ट। एंड देन ये फर्दर मूव करता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के तरफ। अब जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं वहां से उनसे बनती है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो कि इन्वॉल्व करते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को। अब ये जो सीओसी है वो डिटरमाइन करता है कि जो बचे हुए डेट हैं उनका क्या किया जाएगा, जो डेट है उसको रिवाइव कैसे किया जाएगा, रीपेमेंट शेड्यूल में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, और एसेट को लिक्विडाइज कैसे करेंगे, एसेट को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे डेट उतारने के लिए। अगर ये डिसीजन जो है सीओसी के पास है और वो 180 डेज में नहीं ले पाते हैं, तो यहां पे जिस बंदे ने पैसे लिए डेटर के जो एसेट्स हैं वो लिक्विडेशन के लिए चले जाते हैं। अब हम लिक्विडेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो बेसिकली जिस बंदे ने पैसे लिए हैं, जो डेटर है, उसके जो एसेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं आफ्टर देयर सेल। सबसे पहले जो यहां से इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन कॉस्ट होते हैं
उसे रिकवर किया जाता है। सो फर्स्ट इज दिस, चाहे उसमें रिम्यूनरेशन हो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का, वो सब सबसे पहले सेल ऑफ डेटर के एसेट से रिकवर की जाती है। उसके बाद सेकंड जो है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसे दिए जाते हैं, उनके पैसे लौटाए जाते हैं जिनके लोन्स जो हैं वो बैक्ड हैं कोलैटरल से। और थर्ड ड्यूज जो है कंपनी के वर्कर्स, एम्प्लॉइज, और फिर फाइनली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भी पैसा मिलता है। तो इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस है, जो आईबीसी के द्वारा लिखा हुआ है, डिक्टेटेड है, वो काफी क्लियर और डायरेक्ट है। यहाँ पर हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया। अब हम समझते हैं कि क्या इश्यूज आ रहे हैं इस पर्टिकुलर कोड से, और हम क्यों बात कर रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी हमें इंगेज करना पड़ेगा। सबसे पहला इशू आ रहा है बहुत ही कम रीपेमेंट जो परसेंटेज है। रेजोल्यूशन प्लान जो है उसमें इन्वॉल्व सिर्फ किया जाता है 15% जो रीपेमेंट है वो परचेजर करेगा। इस वजह से रीपेमेंट जो डिलेज हैं वो सालों साल के लिए बढ़ जाते हैं और कोई इंटरेस्ट कलेक्ट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से रीपेमेंट की इफेक्टिवनेस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है। उसके अलावा सेटलमेंट और रिकवरी इश्यूज भी हैं। यहां पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, केस स्टडी है, रिमाइंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड RCIL का जो केस सेटल हुआ था, वो सेटल हुआ था एट ओनली 0.92%, लेस देन 1%, वो भी आफ्टर 4 years। तो यहाँ पर सेटलमेंट का बहुत बड़ा इशू है, बहुत कम अमाउंट पे सेटलमेंट हुआ है और टाइम ड्यूरेशन जो बड़ा है। अमिताभ कांत ने इस पर्टिकुलर एनुअल मीट में इस बात को भी हाईलाइट किया है कि जैसे कि हम रेगुलर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कहते हैं जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, वी शुड कंसिडर द सेम फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ पर जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और एक्नॉलेज करने के लिए डिफॉल्ट, वो रिड्यूस कर रहे हैं रिकवरी रेट को। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इस वजह से रिकवरी रेट जो है वो बहुत ही कम हो जा रहा है। और इसी वजह से जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो रिसीव ही नहीं हो पाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अदर देन दैट एक और बहुत बड़ा इशू है हेयर कट्स एंड रिकवरी रेट्स। हेयर कट बेसिकली ये फैसिलिटेट करता है कि जो लोन का अमाउंट है उसको हम अपनी बुक से राइट ऑफ कर दे और यहां पर जो अक्रूड इंटरेस्ट है उसको भी यूजुअली राइट ऑफ किया जाता है। जो प्रमोटर्स हैं वो इस बात का एडवांटेज लेते हैं, जिसकी वजह से बैंक्स और लेंडर्स के पास रिकवरी रेट जो मिलता है वो बहुत ही कम होता है। बोरोवर्स जो है जिन्होंने पैसा लिया है और साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो हैं, जो हमने अभी आईबीसी की प्रोसीडिंग में पढ़ा, उनको इससे फायदा होता है। बट जो लेंडर्स हैं जिन्होंने पैसा दिया है उनको बहुत सफर करना पड़ता है। समटाइम्स देयर रिकवरी इज एज लो एज 5% इन सर्टेन केसेस। देन वी हैव द नेक्स्ट इशू दैट इज लो रियलाइजेबल वैल्यू। जो भी बैंक और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि उनकी जो रिकवरी है वो 10 to 15% ही हो पा रही है बड़े लार्ज कॉर्पोरेट केसेस में, यहां पर जो रियलाइजेशन वैल्यू, जो आईबीसी की इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, वो दर्शाता है कि बहुत कम है। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर 597 जो लिक्विडेशन केसेस है जिनमें डेटर के एसेट को लिक्विडाइज किया गया, बैंक ने सिर्फ 3% पाया जो उनका एडमिटेड क्लेम था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू इवन जब हम एसेट्स को लिक्विडाइज कर रहे हैं कितना कम है। कॉर्पोरेट्स जो है उनको लीनियंट ट्रीटमेंट मिलता है, हाउएवर बाकी सेक्टर्स जैसे कि फार्मर्स और एमएसएमई स्ट्रिक्टर रीपेमेंट टर्म्स देखते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का भी इशू है बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट एंड स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो कि जिसकी वजह से एक रियलाइजेबल वैल्यू जहां से बड़ा पैसा निकाला जा सकता है, इस आईबीसी को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, वहां पे काम नहीं हो रहा है, जबकि छोटे फार्मर्स एमएसएमईज को टारगेट किया जा रहा है, हासिल किया जा रहा है।
अब इसके अलावा रेगुलेटरी कंसर्न्स जो हैं वो भी काफी बढ़ गए हैं आईबीसी के साथ। आरबीआई की एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी एफएसआर, उसने हाईलाइट किया कि जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है और उसी के साथ बहुत ज्यादा लो रिकवरी रेट्स जुड़े हुए हैं। तो यहां पर जो आईबीसी में आईबीबीआई है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, उसका इनइफेक्टिवनेस हाईलाइट होता है। जो क्रेडिटर्स हैं वो लिक्विडेशन से काफी कम रिकवर कर पा रहे हैं और फेयर वैल्यू से भी वो काफी कम होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अदर देन दैट, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है और उन्होंने हाईलाइट किया है कि यहाँ पे जो हेयर कट्स दिए जा रहे हैं, जो लोन्स राइट ऑफ किए जा रहे हैं, वो बहुत बड़े हैं एंड उनका अमाउंट ऑलमोस्ट 95% तक है। ओवर 71% ऑफ केसेस 180 डे का जो लिमिट है, जो रेजोल्यूशन टाइम है, 71% केसेस उसको क्रॉस कर जाते हैं। और यहां पर जरूरत है हमें एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट की, जहां पर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो हैं वो एक सर्टेन लिमिट्स लगाएं कि वो कितना अमाउंट जो है राइट ऑफ करेंगे और क्या परसेंटेज होगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू है लिमिटेड जुडिशियल बेंच स्ट्रेंथ। जो जुडिशियल बेंच है वो बहुत कम है, वहां पर शॉर्टेज देखी जा रही है ऑफ जजेस, जिसकी वजह से जो केस की प्रोसेसिंग है वो बहुत ही स्लो हो जा रही है। इस वजह से जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसका टाइम बढ़ जा रहा है और आईबीसी की एफिशिएंसी जो है क्वेश्चन में आ रही है। नाउ वी हैव क्लियरली अंडरस्टूड कि आईबीसी 2016 किस चीज पे फोकस करता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इस वक्त क्या इश्यूज आ रहे हैं। नाउ वी विल बी मूविंग टू टॉक अबाउट कि क्या बेनिफिट आएगा अगर हम प्राइवेट मैनेजमेंट को इन और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में फैसिलिटेट करने देते हैं, इनको एंट्री देते हैं, और क्या क्या इसके हम बेनिफिट्स जो हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले रिड्यूस जुडिशियल बर्डन। अगर प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजेरियल टास्क है, इन दोनों को ले ले तो जुडिशियल बैंडविड्थ जो है वो काफी बचेगी और यहां पर रेजोल्यूशन प्रोसेस भी फास्टन अप होगा। फोकस जो है वो सिर्फ जुडिशियल बेंच का लीगल मैटर्स पे रहेगा, जिस पे उनका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट दिखेगा। प्राइवेट प्लेयर्स स्पेशली जिनकी एक्सपर्टाइज है इंसॉल्वेंसी मैनेजमेंट में, वो बेटर और एफिशिएंट प्रोसेस लाएंगे। यहां पर केस मैनेजमेंट जो होगा वो एनहांस्ड और इफेक्टिव होगा और रेजोल्यूशन टाइमलाइन जो है उसको भी एक्सपेडाइट किया जा सकता है। नाउ another thing that will happen by private management entering this is the professional expertise. यहां पर experienced insolvency professionals, financial advisors, corporate restructuring firms जो हैं वो इंश्योर कर पाएंगे कि बेटर हैंडलिंग हो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इश्यूज की, साथ ही साथ ग्लोब की बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिससे इंसॉल्वेंसी का इश्यूज, इंसॉल्वेंसी मैनेजमेंट जो है, जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस गिरा रहा है, वो बेटर हो पाएगी। और स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को भी रेजोल्यूशन टाइम कम करना है, क्योंकि इंडिया जो है ग्लोबल वैल्यू चेन्स में स्टेप अप कर रही है। सो वी वुड नीड द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड बेटर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, जो हमें प्राइवेट मैनेजमेंट प्लेयर्स जो हैं ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें फास्टर रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन का टाइमलाइन है और प्रोसेसेस हैं वो बहुत जल्दी हो पाएंगे। यहाँ पर एसेट्स का जो वैल्यू डेप्रिसिएशन है वो कम देखने को मिलेगा और जो प्रोलॉन्ग लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो नहीं रहेंगे, जिससे डेटर और क्रेडिटर दोनों को फायदा होगा। क्रेडिट रिकवरी का जो रेट है वो बेटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसेस जो है सिंप्लीफाइड और सीमलेस रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द क्रेडिट रिकवरी। और फोकस यहाँ पे इन चीजों पे भी रह पाएगा जो इस वक्त आईबीसी में इशू है, जैसे कि एक्सेसिव हेयर कट्स। यहां पर और चीजें जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफॉल्ट फास्टर होगा, रेजोल्यूशन प्रोसेस का स्टार्ट या इनिशिएशन वो भी
जल्द होगा और हायर एसेट वैल्यू रिटेंशन भी हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनोवेशन की बात कर लेते हैं। इनोवेशन जो है हमें इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में देखने को मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन जो है वो ड्राइव करता है इनोवेशन, स्पेशली इन यूजेज ऑफ केस मैनेजमेंट टूल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी और साथ ही साथ मॉनिटरिंग भी इंप्रूव कर पाएंगे, अगेन जो डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों के लिए ही फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखने को मिलेगी। अगर हम रूटीन फंक्शंस को आउटसोर्स कर देते हैं उससे हमारी कॉस्ट सेविंग होगी, जिससे हम एलिमिनेट कर पाएंगे डिलेज और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो बढ़ जाते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स क्योंकि वो प्रॉफिट में फोकस करते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशंस ला पाएंगे इस प्रोसेस के लिए और बेटर रिसोर्स एलोकेशन भी हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो हैं उनको हम कहीं और जहां ज्यादा जरूरत है वहां पे प्लेस कर पाएंगे और यहाँ पर जो नॉन कोर फंक्शंस हैं उनको हम प्राइवेट एंटिटीज को दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर इंटरवेंशन का जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हम प्राइवेट मैनेजमेंट को अलाउ करें टू एंटर दिस पर्टिकुलर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, इसमें हमारे पास केस स्टडी भी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पासपोर्ट सेवा केंद्र। पासपोर्ट सेवा केंद्र के जो नॉन कोर फंक्शंस हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जब प्राइवेट मैनेजमेंट को अलाउ किया गया तो यहां पर हमने बेटर टाइमलाइन फॉलोइंग और पासपोर्ट इशुएंस देखा है। हम इसको एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं और अपने जो इश्यूज हैं जिनको हम मिटिगेट कर सकते हैं बाय हैंडिंग ओवर सर्टेन नॉन कोर फंक्शंस, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, उससे हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ले सकते हैं। So on this note, I will conclude today's session. हमने यहाँ पर इन डिटेल समझा अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और साथ ही साथ जाना कि क्या इश्यूज आ रहे हैं और कैसे यहाँ पर जो अमिताभ कांत बात कर रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स मैनेजमेंट को हमें कंसिडर करना चाहिए, उनसे पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या पॉसिबल है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। फॉर मोर सच वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट you can subscribe to our channel of Chahal Academy. That's all from my side. Thank you so much.